चलिए आज शुरू करते हैं अगला क्लास। तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि तारा क्या होता है। सबसे पहले ये देखा था कि तारा बनता कैसे है। तारा हम लोग देखे थे कि विरल गैस से कैसे बना, निहारिका, निहारिका से क्या बना, तारा। और तारा का जब ईंधन समाप्त होने लगा तब वो किस चीज़ का, लाल दानव जिसको रेड जाइंट कहते हैं उसका रूप ले लिया। और जब रेड जाइंट धीरे धीरे टूटने लगा तो दो दो टुकड़े में टूटा, कभी छोटे टुकड़ों में कभी बड़े टुकड़ों में। जो छोटे टुकड़ों में टूटा बच्चों उसको हम लोगों ने देखा था क्या कहते हैं, श्वेत बामन। यानी अगर 90% ईंधन समाप्त हो जाए किसी तारे का तो उसको कहते हैं श्वेत बामन। श्वेत बामन को क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, जीवाश्म तारा, यानी थोड़ा थोड़ा अंश उसका बचा है, अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, इसलिए श्वेत बामन को क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। और आगे जा करके क्या बन जाता है, जब पूरा 100% ईंधन समाप्त हो जाता है तब क्या बन जाता है, इसको कहते हैं काला बामन। यानी काला बामन किसको कहते हैं, जब किसी तारे का 100% ईंधन समाप्त हो जाए तो उसको कहते हैं काला बामन। फिर हम लोग देखे थे कि जब रेड जाइंट बड़े टुकड़े में टूटता है तब उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अभिनव तारा। अभिनव तारा, अभिनव तारा को क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा। क्वेश्चन ये पूछा है कि अभिनव तारा क्या है, अभिनव तारा को क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं। और अभिनव तारा का जो साइज होता है ये साइज बड़ी होती है, हम लोग साइज भी देखे थे 1.44 गुना। 1.44 क्या है, इसी को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। एग्जाम में पूछा चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1.44 से, उसी को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। आगे जाके हम लोग देखे थे जब अभिनव तारा टूटता है तब किस चीज़ का निर्माण होता है, ब्लैक होल का। ब्लैक होल के बारे में बच्चों हम लोग पूरा डिटेल पढ़े हैं। ब्लैक तो होल होता क्या, ब्लैक होल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या होता है, बहुत एकदम घना होता है। डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या करता है, सूर्य की किरणों को भी, सूर्य की प्रकाश की, यानी प्रकाश की जो है, यानी सूरज की जो किरणें हैं इसको भी एक भेद नहीं पाती। और ये भी हम लोग समझे थे ब्लैक होल के बारे में कि इसके 1 चम्मच मिट्टी का भार लगभग 10 हाथियों के बराबर होता है। और क्या देखे थे कि अगर ये ब्लैक होल किसी से टकराता है, यानी पृथ्वी से अगर टकराता है तो पृथ्वी पे कुछ भी नहीं बचेगा। पृथ्वी पर जैसे टकराएगा पृथ्वी पूरा टूटेगी और इसमें से अंदर से ज्वालामुखी निकलेगा, हर एक जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे तारे का रंग। तारे का रंग उसके पृष्ठीय तापमान से, यानी उसके सरफेस के टेम्परेचर से हम लोग पता कर लेते हैं कि तारा किस कलर का है। आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। सबसे पहले आज ब्रह्मांड की डिफिनीशन को समझते हैं बच्चों। कुछ नहीं है, कॉमन भाषा में अगर आप देखे, कहते हैं अगर आप कॉमन चीज़ों को, यानी किताबी ज्ञान को जीवन के ज्ञान से अगर जोड़ करके देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और जोड़ना भी चाहिए। सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट पढ़ के निकल जाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए। जिन जिन लोगों ने इसको अप्लाई किया है उन्हीं के अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी आती है और वही आगे जा कर के आप अगर यूपीएससी या बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें मेंस में ये लिखवाया जाता है कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसका निगेटिव पॉइंट क्या है। इस चीज़ को आप अच्छे से दर्शा सकते हैं। तो आप यहाँ आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड की क्या है डिफिनीशन, क्या है, यानी इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, तो कुछ नहीं है, एक लाइन में हमने लिख दिया है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, असंख्य आकाश गंगाओं, यानी असंख्य, अनगिनत असंख्य आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। अब क्वेश्चन यही उठ गया कि आकाश गंगा क्या होती है, तो आकाश गंगा कुछ नहीं है, आकाश गंगा भी असंख्य तारों का समूह है। यानी कहा जाए कि बहुत सारे, ढेर सारे तारे मिल करके एक आकाश गंगा बन जाते हैं और लगभग अनगिनत आकाश गंगाएं मिल करके पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो आप देख लीजिए, आकाश गंगा की भी डिफिनेशन हो गई और ब्रह्मांड की। आकाश गंगा को गैलेक्सी कहते हैं, यानी असंख्य तारे के समूह को क्या कहते हैं, असंख्य तारे के समूह को आकाश गंगा कहते हैं और असंख्य आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अब असंख्य आकाश गंगा का मतलब भूगोल में कहा जाए तो लगभग 100 अरब होता है। 100 अरब आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं और 100 अरब लगभग असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं, अलग क्या कहते हैं, आकाश गंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये आकाश गंगाएं है कैसी, तो देखेंगे फिगर, जैसे 1 फिगर 2 3 4 5 6, ये सारी बच्चों आकाश गंगाएं हैं। इन आकाश गंगाओं को अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये सब क्या है, पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हैं। इनमें से एक आकाश गंगा है ये वाली जो चौथी नंबर है, जिसमें हमारा सूरज है। अब ये वाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो गई, इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, इसको दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्की वे, दुग्ध मेखला
या कहते हैं क्या, मंदाकिनी। इसी में हमारा सूरज रहता है। क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन चिपका ही देता है कि सूरज बताइए कौन से ऐसी आकाशगंगा में रहता है, यानी सूरज जिस आकाशगंगा में रहता है उस आकाशगंगा का नाम क्या है बच्चों, तो उस आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। तो हमारा सूरज किस में है, मंदाकिनी। इसीलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप कॉमन दैनिक जीवन में कैसे देख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कौन है आपके लिए जो खास हो जाता है। 130-35 करोड़ की इस आबादी वाले देश में आपका खास कौन है, कैसे आप पता करेंगे। सबसे पहले आपकी किसी से दोस्ती होती है और दोस्ती से धीरे धीरे क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। और ये लगाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि कहीं हो सकता है किसी किसी का शादी में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक दूसरे के पूरा जीवन साथी हो गए। तो अब क्या है, इस 135 करोड़ में जिससे आपकी दोस्ती हुई, लगाव हुआ, वो शादी में बदल गई, अब वो आपके लिए खास हो गया कि नहीं हो गया। जैसे वो आपके लिए खास हो गया, वैसे ही सूरज हमारा जिस चीज़ में है तो वो तो हमारे लिए खास हो ही गई। बाकी आकाशगंगा से हमसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन जिस आकाशगंगा में सूरज है उससे तो हमको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। और पृथ्वी इस आकाशगंगा यानी मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में ये सूरज भी तो चक्कर लगा रहा है। आप सोचते होंगे, आप ये सोचते होंगे कि सिर्फ पृथ्वी चक्कर लगाती है, नहीं, पृथ्वी तो चक्कर लगाती है सूरज का, लेकिन क्या सूरज नहीं चक्कर लगाता है, सूरज भी चक्कर लगाता है। किसका, इस वाली आकाशगंगा का। इसका नाम क्या है, मंदाकिनी। यानी सूरज किसका चक्कर लगा रहा है, मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, मंदाकिनी नामक आकाशगंगा का। अब हम लोग आगे देखेंगे कि सूरज जो है अगर मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है तो कितने साल में ये चक्कर लगाता है, कितने साल में चक्कर लगाता है। सूरज जो है 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगाता है। सोच रहे हैं, 25 करोड़ साल में एक चक्कर किसका कंप्लीट करता है, मंदाकिनी नामक आकाशगंगा का चक्कर 25 करोड़ साल में। यानी सूरज अपना हैप्पी बर्थडे यानी अपना जन्मदिन कितने दिन में मनाता है, 25 करोड़ साल में मनाता है। अब पता कितने स्पीड से, 250 किलोमीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है, तब चलता है, तब उसको कितना लग जाता है, 25 करोड़ साल। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी आकाशगंगा है, वो भी एक आकाशगंगा। ऐसी असंख्य आकाशगंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो सूरज का क्या है, हैप्पी बर्थडे कितने साल में मनाता है बाबू, 25 करोड़ साल में। इस 25 करोड़ साल में मनाने वाले हैप्पी बर्थडे को कहते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर। यानी सूरज का जो चक्र होता है 25 करोड़ साल में, उसको कहते हैं कॉस्मिक ईयर। इसी तरह से पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूरज का 365 दिन में, यानी 365 डेज में, इसको कहते हैं सोलर ईयर। आप डिफरेंस समझ गए। कॉस्मिक ईयर किसको कहते हैं, जो चक्कर सूरज लगाता है अपनी आकाशगंगा का, उसको कहते हैं कॉस्मिक ईयर। और जो चक्कर पृथ्वी लगाती है सूरज का 365 दिन में, उसको कहते हैं सोलर ईयर। एक होता है 365 दिन में, ये होता है 25 करोड़ साल में। आप दोनों ये समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सूरज है, ये जिस आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, इस आकाशगंगा को क्या कहते हैं, मंदाकिनी। इस मंदाकिनी को दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। यही हमारे लिए ज़रूरी है, यही हमारे लिए ज़रूरी है। और यही सेम मंदाकिनी का एक फिगर ये भी बना हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं सूरज यहाँ है और सूरज के बगल में एक और तारा है। सूरज क्या है, एक तारा है। तारा की डिफिनीशन इसके पहले वाले क्लास में हम बता दिए, जाके देख लीजिएगा, आराम से उसको तैयार हो जाएगा। तारा को उसमें हम बताएं कि जिसकी खुद की एनर्जी हो और खुद का प्रकाश हो, उसी को तारा कहते हैं। भैया सूरज का खुद का एनर्जी है ये और खुद का प्रकाश भी है, तो इसको तारा कहते हैं। इसके जस्ट बगल में एक और तारा है, यानी इसका नज़दीकी तारा क्या है, इसका नाम है पीसी। पीसी मतलब प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा है कि सूरज का सबसे करीबी दूसरा तारा कौन सा है, सूरज का सबसे करीबी तारा कौन सा है, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहाँ है, इसी मंदाकिनी आकाशगंगा में है और सूरज से बहुत करीब है, इसलिए इसको कहते हैं सूरज का सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी यानी पीसी के नाम से कहते हैं। समझ गए। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो आकाशगंगा आप पढ़ रहे हैं, इस आकाशगंगा में बाबू 3 आकाशगंगाओं को अगर एक साथ आप ले लेते हैं, 3 आकाशगंगा को एक साथ ले लेते हैं, यानी एक साथ अगर ले लेंगे ऐसे ऐसे करके, तो 3 आकाशगंगा को पूरे ब्रह्मांड में एक साथ अगर ले लिए तो इनके समूह को क्या कहते हैं, इनके समूह को बाबू कहते हैं क्लस्टर। क्या कहते हैं, क्लस्टर। एग्जाम में पूछा है कि क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर कुछ नहीं, इसी असंख्य आकाशगंगाओं में से 3 को आप एक साथ ले लीजिए
और 3 को जैसे एक साथ ले लिए, जैसे इसमें से 3 ले लिए, इसे तीनों के समूह को कहते हैं क्लस्टर, और कुछ नहीं है। कितना आसान डेफिनेशन है। इतनी आकाशगंगाओं में 3 आकाशगंगा को एक साथ ले लीजिए, उसी को कहते हैं क्लस्टर। अब इस क्लस्टर में अगर आप एक को मंदाकिनी मानते हैं, मान लीजिए ये वाली आकाशगंगा क्या है आपकी, मंदाकिनी। मंदाकिनी, इसी मंदाकिनी में अगर एक मंदाकिनी हो गई, दूसरी एक और है, तीसरी एक है जिसका नाम है देवयानी। क्या है? देवयानी। देवयानी, देवयानी। एक बार ये भी क्वेश्चन कर दिया था कि मंदाकिनी जो आकाशगंगा है उससे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है, तो उसका नाम है देवयानी। क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि मंदाकिनी नामक आकाशगंगा के सबसे करीबी एक और आकाशगंगा है जिसका क्या नाम है बच्चों, उसका नाम है देवयानी। तो आप पूरा ब्रह्मांड समझ गए, ब्रह्मांड की डिफिनीशन समझ गए। असंख्य आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ये कितना है, 100 अरब है, और असंख्य तारों के यानी 100 अरब तारों के असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड समझ गए, असंख्य आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड और असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा। बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। इन आकाशगंगाओं में सबसे जरूरी कौन सी है, मंदाकिनी, क्योंकि मंदाकिनी में हमारा सूरज रहता है और सूरज ही हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, सूरज का चक्कर लगाती है, और सूरज किसका चक्कर लगाता है, इस मंदाकिनी में। अब हम देखें 3 आकाशगंगा को अगर एक साथ ले लिए तो उसको कहते हैं क्लस्टर, उसको क्या कहते हैं, क्लस्टर। अब इस क्लस्टर में अगर देखेंगे एक मंदाकिनी है तो एक उसके बगल में देवयानी है। क्वेश्चन पूछा है मंदाकिनी आकाशगंगा का सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है, देवयानी। अब हम लोग देख लिए थे ये, तो सूरज कितने साल में चक्कर लगाता है, 25 करोड़ साल में। सूरज अपना बर्थडे 25 करोड़ साल में मनाता है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है, यानी इसको कहते हैं कॉस्मिक ईयर। और पृथ्वी जो चक्कर लगाती है 365 दिन में सूरज का, तो उसको कहते हैं सोलर ईयर। वो कितने दिन में, 365 दिन में। उसके बाद हम लोग देख लिए थे कि मंदाकिनी में ही हमारा सूरज है। मंदाकिनी में कौन सा सूरज है, इसको कहते, यही हमारे लिए ज़रूरी है। और इसको अगर मंदाकिनी में सूरज है तो इसके बगल में एक और है तारा जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यही 3 4 5 क्वेश्चन जो आते हैं, आई होप आप समझ चुके। देखते हैं कि आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा का शेप कैसा है। तो बच्चों अब मैं बता दूं, आकाशगंगा जो है, आकाशगंगा का शेप कैसा है, तो स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब सर्पिलाकार, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्पिलाकार, स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब आपको एग्जाम्पल अगर देखा जाए दैनिक जीवन में, तो आप स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग कैसे होती है। स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे, बढ़ाओगे, तो वो भी उसका भी शेप कैसा होता है, स्पाइरल की तरह से होता है। मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे, यानी सब एक दूसरे के करीब नहीं है, एक दूसरे के ऊपर है। इसी तरह आकाशगंगा में अगर आप देखोगे, जितनी आकाशगंगाएं हैं, उन एक एक आकाशगंगाओं में जितने तारे हैं, वो तारे देखो स्पाइरल के फॉर्म में रहते हैं। स्पाइरल का मतलब जो एक कक्षा होती है, जो एक उसका मतलब कक्षी होती है, यानी जिस चीज़ में वो क्या करता है, घूमता है। वो घूमता कैसे है, यानी एक तारा अगर अपने कक्ष में चक्कर लगा रहा है तो दूसरा तारा उसके ऊपर वाले में, तीसरा उसके ऊपर वाले में, चौथा उसके ऊपर वाले में। इसीलिए एक दूसरे से सब क्या करते हैं, टकराते नहीं हैं। तो हम लोग देख लिए आकाशगंगा का शेप कैसा, स्पाइरल है, यानी एक के ऊपर एक है, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर दूसरी, जिसकी वजह से एक दूसरे में कभी भी टकराते नहीं। अगर सब एक ही कक्षा यानी एक ही उनका पाथ होता, एक पाथ होने में अगर सारे ग्रह आ जाते, उपग्रह आ जाते, यानी जिसको कहते हैं तारे आ जाते, तो उन तारों के एक में आ जाने की वजह से क्या होता है, सब टकरा जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आकाशगंगा का कैसा होता है, स्पाइरल होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारी आकाशगंगा है, यानी हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, उसमें सूरज अगर देखा जाए, सूरज की लोकेशन बाबू तो सबसे किनारे है। सूरज कहाँ है बाबू, सबसे किनारे सूरज है। क्वेश्चन ये भी आपको हो सकता है कि आप अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी में सूरज का कहाँ लोकेशन है, तो सबसे किनारे कहाँ है, सूरज है। इसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, सौर मंडल। इसके बाद 8 ग्रह जो हैं उसको कहते हैं सौर मंडल। सौर मंडल के बाद क्या है, नक्षत्र है, यानी 27 क्या है, नक्षत्र है। नक्षत्र को क्या कहते हैं, इसी 27 नक्षत्र को क्या पढ़ते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रोनॉमी, और जो ज्योतिष पढ़ते हैं उनको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। वो क्या, कौन सी पढ़ाई करते हैं, एस्ट्रोलॉजी। तो वो देखो 27 ठो खाली नक्षत्र पढ़ लिए और अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, सब कुछ बता देते हैं। और हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको सूरज भी पढ़ा रहे हैं, आगे जाके अभी सारे ग्रह भी पढ़ाएंगे, सूरज को भी पढ़ाएंगे, 8 ग्रहों के बारे में बताएंगे, नक्षत्र के बारे में बताएंगे। नक्षत्र में देखो राशि भी पता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो कुछ कुछ राशि भी होती है। एक होती है वृषभान राशि, अगर जिनकी राशि वृषभान है
वो काफ़ी उनको देख करके लोग अट्रैक्टिव होते हैं। यानी कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की भी राशि यही थी। तो आगे हम अगर देखेंगे, इसको पढ़ाएंगे नक्षत्र, समय मिलेगा तो थोड़ी बहुत वो भी हम पढ़ा देंगे कि कौन कौन सी राशि है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या है, 89 तारामंडल है। तो क्या क्या देखें, ग्रह देखें, नक्षत्र देखें, तारामंडल देखें। तारामंडल के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद क्या आ जाता है, पूरा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड आ जाता है। तो इस शेप को आपको देख करके पता चल रहा होगा कि ये जो है इस तरह से हम देख सकते हैं कि सूरज है, फिर क्या सौर मंडल है, फिर नक्षत्र है, फिर तारामंडल है, फिर आकाशगंगा है, फिर ब्रह्मांड है। ये इसका सीक्वेंस है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्या है दूरी, यानी कुछ कुछ ऐसी है, प्रकाश वर्ष या खगोलीय इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष क्या होगी, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सब क्या है, ये सब दूरी का मात्रक है, यानी डिस्टेंस का मात्रक है। क्वेश्चन आपको ऑप्शन में आता है 1 नंबर में कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, या खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ये भी दूरी का, ये भी किसका मात्रक है, दूरी का। अभी आपको हम बताए थे कि दूरी जो है कभी भी एक समान नहीं रहती है, दूरी क्या है, बढ़ती है, घटती है, इसीलिए इसको एवरेज निकालते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का भी हम लोग एवरेज निकाले हैं। एवरेज निकाल कर ही हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफाइन किए हैं, कितना, 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। उसको किस में हम लोग निकाले हैं, तो इसी खगोलीय यूनिट में, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, खगोलीय इकाई में। और प्रकाश वर्ष, ये दोनों किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बच्चों हमेशा क्या होती है, एक समान नहीं रहती है। दूरी सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी हमेशा एक समान नहीं रहती। ये हमेशा दूरी क्या है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी पृथ्वी सूरज से दूर जाती है, कभी पास में आती है। तो इसी को कहते हैं, अगर बच्चों हम ये देख लें कि दूरी जब समान नहीं रहती, आप मैथ में पढ़े होंगे, जब किसी चीज़ की दूरी समान ना हो तो एवरेज निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, औसत यानी एवरेज। तो हम इसकी भी क्या निकालते हैं, औसत या एवरेज। तो इस जो दूरी है, ये डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एपी साइड लाइन, यानी एपी साइड लाइन। आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूरज का कैसा चक्कर लगाती है, एलिप्टिकल यानी दीर्घ वृत्तीय चक्कर लगाती है, जिसके हिसाब से क्या होता है, इसकी दूरी कभी बढ़ती है कभी घटती है। इसके लिए हम इसका औसत निकालते हैं, यानी एवरेज निकालते हैं। यानी दूरी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। तो औसत दूरी जो होती है पृथ्वी और सूरज के बीच, ये 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। यानी लगभग अगर कहा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी होती है। अब हम देखेंगे इस फिगर को। इस फिगर में बच्चों देखिए, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है, इसमें अगर देखा जाए तो दूरी सबसे ज़्यादा होती है। अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर सबसे ज़्यादा है, यानी पृथ्वी अगर मैक्सिमम दूरी पर हो, तो उसको भूगोल की यानी जियोग्राफी में क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी में, इसको जियोग्राफी के अंदर एस्ट्रोनॉमी में क्या बोलते हैं, अपसौर यानी एपी हेलियन कहते हैं। इसमें क्या होती है, दूरी बढ़ रही है, और सबसे मैक्सिमम वो कौन सा समय होता है जब पृथ्वी सबसे मैक्सिमम दूरी पर होती है सूरज के, तो वो जो डेट है वो 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई यानी एक कह सकते हैं कि जुलाई के महीने में हमारे यहाँ क्या पड़ती होगी, गर्मी पड़ती है। और अगर इसका जस्ट अपोजिट देखेंगे तो इसको कहते हैं उपसौर, यानी जब पृथ्वी सूरज की काफ़ी एकदम करीब होती है तो उस घटना को कहते हैं उपसौर, इंग्लिश में कहते हैं पेरीहेलियन। ये कब होती है, ये 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को हमारे यहाँ क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे कम दूरी, बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि जितना पृथ्वी सूरज के पास रहेगी उतना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और जितना उसके पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी उतना ठंडी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठंडी और गर्मी इस वजह से नहीं पड़ती है कि कौन पृथ्वी दूर है कि पास है। बच्चों, ठंडी और गर्मी का निर्धारण सूरज की किरणों से होता है कि सूरज की जो किरणें हैं पृथ्वी पर कैसी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं या लंबवत सीधी पड़ रही हैं। अगर तिरछी पड़ रही हैं तो ठंडी होगा, अगर कहा जाए लंबवत पड़ रही है यानी सीधी पड़ रही है तो क्या होगा, गर्मी होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 3 जनवरी को अगर होना चाहिए क्या, गर्मी पड़ना चाहिए, लेकिन 3 जनवरी को क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। और 4 जुलाई को क्या, गर्मी। तो 4 जुलाई को अगर देखा जाए तो पृथ्वी सूरज से बहुत दूर है, पड़ना चाहिए ठंडी, लेकिन पड़ती क्या है, गर्मी। तो आई होप आप ये सारी कन्फ्यूजन आपको दूर हो गई होगी कि दूरी से कोई मतलब नहीं होता ठंडी का, सूरज की किरणों से मतलब होता है कि वो लंबवत पड़ती हैं कि तिरछी पड़ती हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ कि ये जो चक्कर, यानी एक ये थे जियोग्राफर थे जिनका नाम था टालमी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि सूरज चक्कर लगाता है। देखिए 1 नंबर के बेवकूफ़, इन्होंने क्या कहा कि सूरज ही चक्कर लगाता है। आगे जा कर के जब कॉपरनिकस आए तो उन्होंने कहा नहीं भाई,
सूरज नहीं, पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो पृथ्वी सूरज का कैसा चक्कर लगाती है, वृत्तीय कक्ष में घूमती है, यानी सर्कुलर पाथ पर घूमती है। फिर और आगे जाकर के ये केपलर आए। केपलर ने कहा कि भाई बात तो इन्हीं की बात को दोहरा दिया, कहा कि यह कापरनिकस जो बोल रहे हैं ये बात सही बोल रहे हैं, ये बात सही बोल रहे हैं, पृथ्वी ही चक्कर लगाती है, लेकिन ये सर्कुलर पाथ पर ना होकर के कैसा लगाती है बच्चों, दीर्घ वृत्ताकार यानी एलिप्टिकल पाथ पर लगाती है। आगे जाकर के जब गैलीलियो आए तो गैलीलियो ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, और फिर जाकर के हब्बल जब आए तो ये इनका नाम है हब्बल। हब्बल ने एक ऐसा अंतरिक्ष दूरबीन को बनाया, इस दूरबीन को जैसे ही बनाया कि पृथ्वी से अंतरिक्ष को देख सकते हैं, यानी पूरी आकाशगंगा को पृथ्वी से। तो हब्बल ये थे, इन्होंने बनाया था दूरबीन को, इसीलिए इसका नाम हब्बल दूरबीन भी कहते हैं। ये हब्बल क्या है, एक दूरबीन का नाम भी है, जो अंतरिक्ष में पृथ्वी से ही आकाशगंगा को देख सकते हैं। और जब इन्होंने देखा तो क्या कहा कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, यानी तारे और जितने भी उसमें हैं चीज़ें वो सब एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। तो आप देख लिए कि सूरज से पृथ्वी की दूरी क्या है, औसत दूरी निकालते हैं कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। और अगर पास में है तो उसको उपसौर कहते हैं, अगर वो दूर है तो उसको अपसौर यानी एपीहेलियन कहते हैं, इसको पेरीहेलियन कहते हैं। ये घटना 3 जनवरी को ठंडी में होती है, इसमें दूरी सबसे कम होती है। ये घटना 4 जुलाई को होती है, इसमें दूरी सबसे ज़्यादा होती है। टालमी ने क्या बता दिया बच्चों कि सूरज चक्कर लगाता, लेकिन इन्होंने गलत बोला था। कापरनिकस ने आकर कहा पृथ्वी ही चक्कर लगाती है। और पृथ्वी कैसी लगाती है, सर्कुलर पाथ में। केपलर ने आकर के कहा पृथ्वी जरूर चक्कर लगाती है, लेकिन सर्कुलर न होकर के दीर्घ वृत्ताकार यानी एलिप्टिकल पाथ पर लगाती है। गैलीलियो ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया। आगे हब्बल ने एक दूरबीन बनाया अंतरिक्ष, जिसको पृथ्वी से ही आकाशगंगा को देख सकते हैं, और देख करके क्या बता दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार। हम आपको बताए थे कि क्या है कि सूरज और पृथ्वी की जो ये दूरी है ये क्या है, हमेशा बढ़ती और घटती रहती है, लेकिन ये कतई डिसाइड नहीं करता सूरज की दूरी का बढ़ना और घटना, कभी भी ये नहीं डिसाइड करता है कि ठंडी पड़ेगी कि गर्मी पड़ेगी। ये देखिए सूरज से पृथ्वी काफ़ी दूर है, लेकिन ये समय 4 जुलाई का, इसमें क्या पड़ रही है, गर्मी, जबकि दूर होने पे पड़ना चाहिए ठंडी। ये देखिए सूरज के काफ़ी, पृथ्वी सूरज के काफ़ी करीब है 3 जनवरी के समय, यहाँ पड़ रही है क्या, यहाँ ठंडी, जबकि जब सूरज के पास है तो होना क्या चाहिए, गर्मी। लेकिन ये क्या है, जस्ट अपोजिट है। आप देखेंगे कि इस शेप को आप देखिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे आप ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको कहते हैं साउथ पोल। आप बच्चों देखेंगे कि कभी भी आप देखिए पृथ्वी पर का शेप में, तो इंडिया हमेशा किस साइड में है, ऊपर नॉर्थ की दिशा में है। इंडिया हमेशा किस दिशा में है, नॉर्थ की दिशा में। और ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो नीचे साउथ में है। कभी भी ऑस्ट्रेलिया को लोकेशन देखेंगे तो पृथ्वी पर नीचे साउथ में है, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और इंडिया क्या है, उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस लोकेशन पे आप अगर देखेंगे सूरज से पृथ्वी जब दूर जाती है 4 जुलाई के समय, तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी जिसको कहते हैं हिंदी में उत्तरी गोलार्ध, ठीक सूरज के सामने पड़ता है। यानी सूरज की जो किरणें हैं ये सीधी यानी लंबवत किसके ऊपर पड़ रही हैं, तो इस उत्तरी गोलार्ध के ऊपर पड़ रहे हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में जितने देश हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, जो भी देश हैं इस साइड में, नेपाल हो, इन देशों में क्या करती हैं, सूरज की किरणें एकदम सीधे लंबवत पड़ती है। इसलिए इस समय क्या होता है, इंडिया में सूरज की किरणें सीधी यानी सीधी पड़ती हैं, किरणें सीधी। 4 जुलाई के समय क्या पड़ती है, गर्मी होती है। और जस्ट उसका अपोजिट बाबू आप देखेंगे नीचे साउथ में, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या इस समय पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी। जैसे जैसे पृथ्वी सूरज के इस तरफ आती जाती है और एकदम करीब आ जाती है, तो ये समय जब आ जाता है ये वाली लोकेशन, तो वो होती है 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या पड़ती है इंडिया में, चूँकि आप देख रहे हैं इस शेप को कि इंडिया कैसे ऐसे उठा आगे और उत्तरी गोलार्ध उस साइड चला गया। अब सूरज की किरणें सीधी लंबवत किस पे पड़ रही हैं, इस दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ में। इंडिया के ऊपर कैसी पड़ रही है, तिरछी। इसलिए इंडिया में तिरछी पड़ने की वजह से क्या होता है, 3 जनवरी को क्या पड़ती है, ठंडी। और सीधी कहाँ पड़ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउथर हेमिस्फीयर में जो भी देश होंगे वहाँ क्या पड़ेगी, सीधे सीधे सूरज की किरणें पड़ेंगी और सीधे पड़ने की वजह से वहाँ गर्मी पैदा करेंगी। यानी अब देखिए इसी 3 जनवरी को ठंडी पड़ रही है इंडिया में, क्योंकि उस साइड है। और इसी 3 जनवरी को इस साइड में यानी दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रही है बाबू, गर्मी पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग
हमारे यहाँ देखिए जनवरी के, हमारे यहाँ दिसंबर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, जनवरी दिसंबर में। तो दिसंबर है नहीं, हमारे यहाँ ठंडी होती है और इसी समय क्रिसमस का त्यौहार ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, गर्मी। क्वेश्चन एक बार वनडे एग्जाम में पूछा था बाबू, आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ क्रिसमस का त्यौहार गर्मी में मनाया जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी रही होती आप क्वेश्चन कर लेंगे, अभी से अगर नहीं थी तो अब प्राप्त कर लीजिए जानकारी कि जो भी होंगे, यानी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ क्या पड़ता है, जनवरी, यानी जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है वहाँ गर्मी पड़ती है। तो गर्मी में ही क्रिसमस का त्यौहार किस जगह मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, और ठंडी 3 जनवरी को। तो आप देख लिए हैं कि सूरज से जिस तरह से लोकेशन चेंज हो रही है, इस लोकेशन चेंज से कोई मतलब नहीं है गर्मी ठंडी का, सिर्फ सूरज की किरणों से मतलब है ठंडी और गर्मी का। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम आपको मैं एक सूचना बता दूं कि चूँकि देखिए थोड़ा सा जीवन में व्यस्तता है, जीवन में व्यस्त होना मतलब कोई ख़राब चीज़ नहीं है, जीवन से लड़ना है, अगर जीवन मिला है तो लड़ना ही है, परेशानी तो होंगी, सबके जीवन में है, किसी के जीवन में बड़ी परेशानी, किसी की छोटी, लेकिन कोई छोटा नहीं, सबके जीवन में है, संघर्ष है, संघर्ष करना चाहिए। और एक बात ये भी मैं बता दूं कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री की नहीं है, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे आप बड़े घर से हैं चाहे आप छोटे घर से हों। अगर आप बड़े घर से हैं तो आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, छोटे घर से हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी। अगर आपको आसानी से कोई पैसा दे रहा है तो इसका मतलब ये ना समझिए कि उस पैसे को चुकाना नहीं पड़ेगा, ज़रूर एक समय आएगा जब आपको कहीं ना कहीं की तरह से उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं तो आप इसको खुद जीवन में आप सीखते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको अगर कहीं से पैसा मिलता है तो वो भी न इस चीज़ को समझे कि हमको पैसा मिल गया अब ऐश करेंगे आराम करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप जब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं होंगे, आप यकीन मानिए आपकी कहीं ना वैल्यू होगी ना कहीं इज्जत होगी, नहीं कुछ नहीं। आप 1 रुपया कमाइए, अगर अपने दम पे कमा रहे हैं तो उसी की वैल्यू है, उसी की इज्जत है। अगर आप नहीं कमा रहे हैं, दूसरे के पैसे से कर रहे हैं तो उस पर हर चीज़ का हक तुम्हारा उसी का होगा। जैसे मान लीजिए आप पापा के पैसे से या भाई के पैसे से आप खूब ऐश कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, कितने खूब टाइम बिता रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, और जिसको अपना हकदार बनाते, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं किसी चीज़ को अपना मानने लगते हैं। अब आप समझ चुके होंगे, अगर अपना आप किसी चीज़ को मान रहे हैं तो अगर अपने पैसे से मान रहे हैं तब तो ठीक है, अगर दूसरे के पैसे से आप उसको अपना मान रहे हैं तो उस पर असली हक किसका होगा, उसका होगा। अगर पापा के पैसे हैं तो पापा का होगा, भाई के पैसे हैं तो भाई का होगा। तो समझ जाइए कि हक जताइए, हक जताना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आप किसी भी चीज़ को आप पसंद करते हैं लीजिए, जो आपको कपड़ा पसंद आता है उसको खरीदिए, आप मॉल में घूमने जाते हैं उसको लीजिए, लेकिन हर चीज़ अपने पैसे से। ये कब होगा, जब आप अपने पैर पे, जैसे जैसे आपके समय बीतता है वैसे जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। अभी समय है, अभी आप जितना जल्दी से कर लेंगे, अभी आपका ये सब तैयार रहेगा। बेसिक बच्चों अगर आपका तैयार है तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी। एक स्टैंडर्ड बुक खरीद करके आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी आपको लग रहा हो कि नौकरी, लेकिन जैसे नौकरी मिल जाएगी आप सोचेंगे हमको पावर चाहिए। पावर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉलिटी इन्फ्लुएंस ईच एंड एवरीथिंग ऑफ सोसाइटी। अगर आपके पास पावर है, आपके पास पॉलिटिकल जानकारी है तो हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, चाहे जैसे, चाहे वो कुछ भी हो ना हो, अगर आपके पास पावर है तो हर चीज़ उसका क्या हो जाती है, मोनेटाइज हो जाती है। तो पावर को लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी आपके सामने पैसा आ जाए फिर धीरे धीरे पावर आएगा। लेकिन जिसके पास पहले ही पावर आ गया उसके पास पैसा बनाना आसान हो जाता है। तो आप देखिए, ये मत समझिए कि बस एक छोटी सी नौकरी मिल गई उसी से जीवन, नहीं। नौकरी मिल जाने के बाद भी लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उसकी तड़प, उसकी परेशानी दूसरी चीज़ की होती है, वो होती है पावर की। अल्टीमेटली गोल आपका क्या है, पावर। अगर आपके पास पावर है तो सब कुछ है। देखिए, पॉलिटिकल एक होता है पी, पॉलिटिकल एक होता है इकोनॉमिकल, एक होता है सोसाइटी। यानी पॉलिटिकल चीज़ें आपको, यानी ये पावर देता है राजनीतिक चीज़ों से। इकोनॉमिकल क्या देता है, ये आपको पैसा देता है। और ये सोशल क्या होता है, ये आपको सामाजिक वैल्यू देता है, सामाजिक वैल्यू, यानी समाज में आपका स्थान है। आज भी अगर आप देखेंगे तो लोग पैसे से या पावर से सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ उनको हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत से लोग होंगे, आप देखेंगे समाज में डिसबैलेंस कैसे दिखता है। डिसबैलेंस इसी वजह से दिखता है कि आपको अगर नौकरी मिल गई तो आपके पास पैसा हो गया, पैसे के साथ आपकी थोड़ी बहुत पकड़ हो गई तो आपके पास पावर हो गया। लेकिन जो भी अगर आप देखेंगे निचले तबके के लोग हैं, यानी नीचे अगर कहते हैं जिसको हमारे यहाँ देखो वर्ड व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चरम पे चलता है। ये शिक्षा के अभाव की वजह से चलता है। जैसे जैसे आप शिक्षित होंगे इन चीज़ों से आप दूर होते जाएंगे। तो जो नीचे यानी निचले समाज से आते हैं, जिसको कहा जाए कि पिछड़ा समाज, उन लोगों को पावर भी मिल जाता है और पैसा भी मिल जाता है।
लेकिन कभी भी देखो समाज में वैल्यू उतनी नहीं मिल पाती है। यानी कहा जाए संविधान जो बना रहे थे उन लोगों ने इस चीज़ को सोचा था कि आगे जा कर के हो सकता है सामाजिक वैल्यू भी समान हो जाए, लेकिन ऐसी दिख नहीं रही है। सारी गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है, काम कर रही है, हो सकता है कुछ दिनों में जैसे जैसे शिक्षित होंगे आ जाएगा। तो समाज में अगर वैल्यू एक समान हो गई तो समझ लीजिए हम एक सही यानी एक डेवलप कंट्री यानी एक विकसित देश के जिसको कहते हैं यानी शिक्षित देश में हम गिने जाएंगे हर तरह से। अभी हमारे यहाँ देखो लिटरेसी वाले है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में लिटरेसी रेट बहुत कम है, महिलाओं का भी अभी बहुत कम है। तो हमको ये मत सोचिए कि आप केवल पैसा कमा लें इसी से हमारा काम चल जाएगा। पैसा के साथ साथ आपको पॉलिटिकल पावर, और पॉलिटिकल पावर अगर आपके पास मिल गई तो सामाजिक वैल्यू, समाज में वैल्यू स्थापित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कर लीजिए, पैसा कर लीजिए, राजनीति में आ जाइए, लेकिन समाज में वैल्यू अगर मिल गई, अब मिलेगी कब, जरूर मिलेगी। आप शिक्षित होइए और कोशिश करिए इसमें। यही हमारी असमान है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की यही सोच थी कि हम तीनों, ये हमारे प्रस्तावना में भी ये चीज़ बताया गया है कि हम तीनों को एक बैलेंस वे में लाएंगे। लेकिन आज तक दुर्भाग्य है, 70 साल हो गया संविधान लागू हुए, सब पे काम हुआ, पॉलिटिकल पे काम हुआ, इकोनॉमिकल पे काम हुआ, लेकिन सामाजिक वैल्यू यानी समाज में स्थान है उस पर काम हुआ ही नहीं।